आभा जिया से कहती है, जिया इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, आखिर लिफ्ट के अंदर क्या हुआ था? जिया और आभा धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा था। ऑफिस में सभी लोग लिफ्ट में हुई घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और उनमें से कुछ लोग जिया और आभा का पीछा भी कर रहे थे। तभी जिया चारों तरफ देखते हुए आभा से कहती है, मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी आना ही नहीं चाहिए था, सारी गलती मेरी है। मैंने सोचा कि जब मैं इतनी जल्दी आ गई हूँ तो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेती हूँ, लेकिन 12th फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही अगस्त ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और तभी लिफ्ट खराब भी हो गई। लिफ्ट में अंधेरा बहुत था और अगस्त ने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर डाले थे। अगर उस वक्त रेस्क्यू टीम आकर दरवाजा नहीं खोलती ना तो शायद हम दोनों के बीच में किस हो सकता था, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तभी आभा की नजर बाकी स्टाफ मेंबर्स पर पड़ती है। सभी लोग आपस में झुंड बनाकर कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन आभा को पता नहीं था कि उन लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। हालांकि आभा और जिया सोच रहे थे कि जरूर सब लोग आपस में अगस्त और जिया के लिफ्ट में बंद होने की बात कर रहे होंगे। तभी चंचला उस झुंड से बाहर निकलते हुए जिया और आभा के साथ आकर बैठती है और आभा से कहती है, क्या तुम्हें पता है ऑफिस में क्या हुआ? आभा और जिया चंचला की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी चंचला अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, आज अभिलाषा ने मिस्टर अगस्त को सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने बेइज्जत कर दिया और मिस्टर अगस्त ने उसका हाथ पकड़ा और फिर वो दोनों कैबिन में चले गए। कुछ देर तक दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता रहा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज कॉन्फ्रेंस रूम तक आ रही थी। हालांकि किसी को ये नहीं पता चला कि झगड़े की वजह क्या थी, पर कुछ देर लड़ने के बाद दोनों शांत हो गए। बोर्ड मेंबर्स के अलावा हमारे स्टाफ का भी एक लड़का वही मौजूद था। जब उसके कैबिन में आवाजें आने लगी ना, तब उसने पास जाकर देखने की कोशिश की। वो बता रहा था कि अभिलाषा ने अपने कपड़े उतार दिए थे और वो अगस्त के ऊपर झपट पड़ी थी। उस वक्त जिया और आभा ने एक लंबी सांस लेते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। वो सोच रहे थे कि कम से कम इसी बहाने स्टाफ में जिया और अगस्त को लेकर जो बातें हो रही थी वो कम हो जाएंगी। चंचला भी अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली गई। तभी आभा जिया से कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि अभिलाषा को अपने बच्चे की कोई फिक्र है या नहीं। प्रेगनेंसी के समय कौन ऐसी हरकतें करता है? तुमने उसके पैरों की हील्स देखी है? हर रोज 10 इंच की हील पहनकर ऑफिस आती है। उसके चेहरे का मेकअप साफ बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद को सुंदर रखने में ही बिजी रहती है। जिया आभा को चुप कराते हुए कहती है, आभा ये भी तो हो सकता है ना कि हम सिक्के के एक ही पहलू को देख रहे हो सकता है कि अभिलाषा ये सब अगस्त का प्यार पाने के लिए कर रही हो और अगस्त ने उससे अपने मतलब के लिए यूज किया हो और फिर छोड़ दिया हो, क्योंकि बच्चे का ध्यान रखना सिर्फ माँ का काम ही नहीं है, बाप को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। जब से अभिलाषा ऑफिस आई है एक बार भी अगस्त ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। हम में से ये बात सब जानते हैं कि अगस्त अभिलाषा को पसंद नहीं करता है और अभिलाषा उसका प्यार पाने के लिए सारी दुनिया से झगड़ा करती रहती है। आभा को जिया की बात सुनकर गुस्सा आता है, इसलिए वो उससे कहती है, मुझे समझ नहीं आता जिया कि तुम अभिलाषा को कैसे अच्छा समझ सकती हो। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे हाथ में गर्म कॉफी फेंक दी, फिर ऑफिस आने के बाद भी उसने कई बार तुम्हें बेइज्जत किया और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस सब में अगस्त की नहीं बल्कि अभिलाषा की गलती है। अगर अगस्त को उसे यूज करना होता ना तो वो उससे कभी शादी नहीं करता। जिया कहती है, ये सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अगस्त को पसंद करती हो। मुझे सच बताओ, क्या तुम अगस्त से शादी करना चाहती हो? आभा कहती है, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं ही नहीं ऑफिस में मौजूद हर लड़की अगस्त को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो अपने कमरे की दीवार पर अगस्त का हर फोटो चिपका कर सोती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं या फिर वो सारी लड़कियां अगस्त के प्यार में अंधी हैं। और अगस्त को आज से नहीं बल्कि तब से लड़कियां पसंद करती हैं जब उसकी जिंदगी में अभिलाषा आई भी नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम अगस्त की कोई न्यूज फॉलो नहीं करती हो और तुम्हें उसके बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं है, लेकिन मैंने उसका हर एक आर्टिकल पढ़ा है, हर एक इंटरव्यू देखा है। इतना ही नहीं, जब अभिलाषा और अगस्त की शादी हुई थी तब मुझे बहुत बुरा लगा था। एक तरफ आभा और जिया अगस्त और अभिलाषा को लेकर बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ अभिलाषा अपने सर पर हाथ लगाकर अगस्त के कैबिन में बैठी हुई थी। तभी अगस्त अभिलाषा से कहता है, क्या तुमने मैनेजर बनने के लिए कोर्ट का नोटिस इसलिए भेजा था?
कि तुम कभी भी मेरे कैबिन में आकर बात का भतंगड़ बना पाओ। अभिलाषा अपने कपड़े समेटते हुए कहती है, अगस्त, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। मुझे एक बार बता दो कि तुम उस लड़की को पसंद नहीं करते हो और जो कुछ भी लिफ्ट में हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम जानबूझकर स्टाफ लिफ्ट में नहीं गए थे। अगस्त अभिलाषा से कहता है, अब हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें सफाई दूं। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और शायद इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत दे रहा हूँ। पर मेरी अच्छाई का हमेशा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। आज जो तुमने किया कल से ये नहीं होना चाहिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अभिलाषा जैसे ही अपना मुंह खोलती है वैसे अगस्त एक और बार उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना कहते ही अगस्त ने अभिलाषा का हाथ पकड़ा और उसे एग्जीक्यूटिव लिफ्ट के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और लिफ्ट का बटन प्रेस किया। कुछ ही देर में लिफ्ट का दरवाजा खुला और अगस्त ने अभिलाषा को हाथ पकड़कर लिफ्ट के अंदर छोड़ दिया और खुद लिफ्ट से बाहर आ गया। अभी तक भी बोर्ड मेंबर्स कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। जाते जाते अभिलाषा की नजर उन सब पर पड़ती है। अभिलाषा इतने गुस्से में थी कि वो किसी का खून तक कर सकती थी, क्योंकि आज उसकी बेइज्जती एक बार नहीं बल्कि दो बार हुई थी। पहले जिया ने उसे बातें सुनाई थी और फिर अगस्त ने उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया। अगस्त वहां से लौटकर सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल में चला गया और सभी बोर्ड मेंबर्स को संबोधित करते हुए कहने लगा, मीटिंग शुरू करते हैं, प्रोजेक्टर ऑन करो। नीचे जिया और आभा दोनों ही सोच रहे थे कि आखिर चंचला को सारी बातें पता कैसे चल जाती हैं। क्या उसके पास पूरे ऑफिस का सीसीटीवी कंट्रोल है या फिर उसने अपने खबी हर जगह फैलाए हैं। तभी जिया आभा से कहती है, आज आधे दिन में ही ना काफी सारी चीजें हो चुकी है, अब खाना खा लेते हैं। आज सारा स्टाफ पूरे दिन भर हुई घटनाओं के बारे में बातें करने में व्यस्त था, इसलिए लंच टाइम में कोई भी कैफेटेरिया में नहीं आया। जिया और आभा अकेले बैठकर खाना खाने लगे। जिया और आभा दोनों ही अपना लंच खत्म करके कैफेटेरिया से बाहर निकलते हैं। तभी अगस्त एग्जीक्यूटिव लिफ्ट से बाहर आकर सभी बोर्ड मेंबर्स को अलविदा करते हुए फ्लोर की तरफ नजर घुमाता है और जैसे ही उसकी नजर जिया पर पड़ती है वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगता है। तभी आभा की नजर अगस्त पर पड़ती है और वो जिया से कहती है, जब से मिस्टर अगस्त इस ऑफिस में आए हैं वो लगातार तुम्हारी तरफ देखते रहते हैं। हो सकता है वो बुरे इंसान हो लेकिन हैंडसम तो है। जिया आभा से कहती है, तुम फिर से शुरू हो गई, बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? अगर तुम्हें उससे इतना प्यार है तो तुम खुद ही उससे शादी कर लो ना, जाओ और अपने प्यार का इजहार कर दो। आभा कहती है, अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया कि मुझे ही नहीं इस दुनिया की हर लड़की को उससे प्यार हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारी झाड़ू पोछा लगाने वाली बाई जो कि 50 साल की है ना, वो भी अगस्त से शादी करने के ख्वाब देखती होगी। तभी जिया का फोन बजता है और मौसी का नंबर देखकर वो तुरंत फोन उठाते हुए कोने में चली जाती है। मौसी घबराई हुई आवाज में जिया से कहती है, बेटा वो औरत फिर से हमारे घर पर आई थी और तुम्हारी माँ के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसके जाते ही तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं मोहिनी को लेकर हॉस्पिटल आई हूँ, तुम भी आ जाओ। ये सुनते ही जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी की माँ बार बार क्यों उसकी माँ से मिलने की कोशिश कर रही है, जबकि उनके पास सब कुछ है। अब और वो क्या छीनना चाहती है। लेकिन इस वक्त जिया के लिए ये सब सोचने से ज्यादा जरूरी अपनी माँ की जान बचाना था। तभी वो आभा के पास आकर कहती है, आभा माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मौसी उन्हें लेकर अस्पताल गई है, मुझे अभी के अभी निकलना होगा। जिया की बात सुनते ही आभा जिया को लेकर कबीर के ऑफिस में जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कबीर जिया और आभा दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर कहता है, तुम दोनों दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। अंदर आते ही आभा कबीर से कहती है, कबीर जिया की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। मैं जानती हूँ आज ट्रेनिंग के बाद इसका पहला दिन है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि झूठ नहीं बोल रही है। मुझे लगता है हमें इसे छुट्टी दे देनी चाहिए। कबीर कहता है, ठीक है मैं छुट्टी देने के लिए तैयार हूँ, पर इस बात का बाकी स्टाफ पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आभा हाँ में सर हिलाते हुए जिया के साथ कैबिन से बाहर निकलती है और जिया से कहती है, ये जगह मेट्रो स्टेशन से काफी दूर है, पर तुम्हें ऑफिस से बाहर निकलते ही ना मेन रोड से मेट्रो स्टेशन के लिए एक बस मिल जाएगी। बस से मेट्रो स्टेशन जाना, ऑटो मत करना,
यहाँ पर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है, अब जाओ। जिया आभा को गले लगाने के बाद ऑफिस से बाहर निकलती है। तभी अभिलाषा उसे जाते हुए देख लेती है और वो आभा को अपने पास बुलाकर कहती है, जिया कहाँ जा रही है? आभा कहती है उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए जिया ने एक दिन की छुट्टी मांगी है, वो हॉस्पिटल जा रही है। अभिलाषा आभा की बात नोट करके फ्लोर की तरफ चली जाती है। आभा को अभिलाषा का ये व्यवहार बड़ा ही अटपटा लगता है, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप किसी की भी बात समझ जाए। अगर अभिलाषा ने अभी इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि वो इस बात का भतंदड़ बनाकर रहेगी। अभिलाषा सीधे कबीर के कैबिन में चली जाती है और कैबिन का दरवाजा खटखटाते हुए कबीर से कहती है, कबीर, क्या इस ऑफिस में छुट्टी का कोई प्रोसीजर है या नहीं है? कबीर समझ गया था कि हो ना हो अभिलाषा जिया के बारे में ही बात कर रही है, इसलिए कबीर अभिलाषा को समझाते हुए कहता है, हमारे ऑफिस में लंबी छुट्टी जाने वालों को 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, लेकिन अगर घर में कोई इमरजेंसी आ गई हो जिसके लिए अर्जेंट जाना पड़ा तो कंपनी उसके लिए परमिशन ग्रांट कर देती है। अभिलाषा कहती है, इस तरह तो कोई भी झूठ बोल सकता है, क्या तुम सबको छुट्टी देते फिरोगे? तुम्हें नहीं लगता इसी कारण तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है? वो तो अच्छा हुआ कि अगस्त ने तुम्हारे आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, वरना क्या होता पता नहीं। हालांकि कबीर अभिलाषा की बात का जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन वो समझ गया था कि अभिलाषा के साथ लॉन्ग टर्म में काम करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आगे की कहानी जिया ऑफिस से निकलकर सीधा बस स्टैंड पर आ गई। वहां पर उसके अलावा लगभग 30-35 लोग खड़े थे, लेकिन जिया खुद को अकेला महसूस कर रही थी। तभी उनमें से कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि कुछ ही देर पहले एक बस गई है, पर वो बस इतनी भरी हुई थी कि उसमें बाकी रुके हुए लोग चढ़ नहीं पाए। जिया सोच रही थी कि अगर अगली बस भी वैसी आई तो वो क्या करेगी। तभी जिया अपने अगल बगल खड़े लोगों को देखने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गांव देहात से आज ही घर लौटे हों। जिया उनमें से अकेली अलग से दिख रही थी, इसलिए जिया को डर भी लग रहा था। कुछ देर बाद एक लड़का लैपटॉप बैग लिए बस स्टैंड की तरफ आते हुए जिया को दिखता है। उसे देखकर जिया को राहत महसूस होती है। वो लड़का भी बस पकड़ने के लिए वहां आया था। एक पल के लिए उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और वहां खड़े लोगों को एक नजर देखा। जैसे ही उसकी नजर जिया पर पड़ी, वो वहीं ठहर गया। कुछ देर सोचकर वो जिया की तरफ चलते हुए उससे कहता है, हाय जिया, कैसी हो? जिया अचानक एक अनजान लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का उसे कैसे पहचानता है, और जब उसने जिया का नाम लिया तब वो एक पल के लिए डर भी गई थी। हालांकि जिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो समझ गया कि जिया उसकी बात सुनकर डर रही है, इसलिए वो अपना परिचय देते हुए कहता है, लगता है तुम मुझे भूल गई हो। मैं उदय का दोस्त हूँ, तुम्हें याद है? तुम कॉलेज फर्स्ट ईयर के टाइम पर हमारे कमरे में आया करती थी, फिर हम साथ में बैठकर चाय पिया करते थे। जिया उदय का नाम सुनकर चौंक उठी। वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान उससे आकर उदय और रोशनी की याद दिलाए, पर जैसे जैसे वो अपनी पुरानी यादों को भूलने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे उसके सामने वही चीजें आती जा रही थी। तभी जिया को याद आया कि वो लड़का उदय का दोस्त विनोद था। हालांकि विनोद ने फर्स्ट ईयर पास आउट होते ही कॉलेज छोड़ दिया था, इसलिए शायद उसे उदय और जिया के ब्रेकअप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी जिया ने फैसला किया कि वो विनोद से उदय के बारे में कुछ नहीं कहेगी। विनोद एक बार और जिया से पूछता है, कम ऑन जिया, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? हम दोनों की चॉइस ऑफ मूवी एक जैसी ही थी। जिया विनोद से कहती है, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, बस अब पहले से कुछ अलग दिखते हो और अचानक ऐसे आकर तुमने मुझसे मेरा हालचाल पूछा तो मैं हैरान हो गई। तभी विनोद जिया से कहता है, देखो पहचान तो मैं भी तुम्हें नहीं पाया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा फिर मैंने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, क्योंकि तुम्हारी पहली झलक ही मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। लेकिन सच कहूँ, तुम अब कॉलेज के दिनों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। विनोद की ये बात सुनते ही जिया के चेहरे के भाव बदलने लगे। तभी विनोद अपनी बात को समझाते हुए कहता है,
अरे अब तुम ये मत समझना कि मैं तुम पर लाइन मार रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। तुम सचमुच पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिया मुस्कुराते हुए विनोद से कहती है, थैंक यू सो मच। फिर विनोद कहता है, तुम्हें मेरा नारायणा वाला कमरा याद है? हम सब लड़के वहाँ रेंट पर रहते थे और वो दीवार जो हमने ग्राफिटी करके गंदी कर दी थी, जाते जाते हमें उसका पैसा भी भरना पड़ा था। जिया कहती है, हाँ उस दीवार को गंदा करने में तो मेरा भी हाथ था, मैंने तुम्हारी ग्राफिटी वॉल को फाइनल टच जो दिया था। फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी विनोद जिया से पूछता है, जिया क्या तुम अभी भी हॉरर फिल्में देखती हो? जिया विनोद की बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं अब इतना समय ही नहीं मिल पाता कि मैं किसी भी तरह की फिल्में देख सकूं, सुबह से शाम काम में बीत जाता है। ये सुनते ही विनोद पूछता है, कांग्रेचुलेशंस तुम्हें जॉब मिल गई, वैसे कौन सी कंपनी में काम कर रही हो तुम? जिया मुस्कुराते हुए विनोद की बात का जवाब देती है, थैंक यू सो मच विनोद, मैंने रिसेंटली रस्तोगी एंटरप्राइजेस ज्वाइन किया है। हम नोएडा सिटी सेंटर के पास बनने वाले सपनों का आशियाना प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। विनोद जिया से कहता है, क्या बात कर रही हो, सपनों का आशियाना? इसके लिए तो मैंने भी अप्लाई किया था, शायद कल तक रिजल्ट भी आ जाएगा। इतना कहते ही विनोद अपने डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, और हाँ कंपनी का नाम भी रस्तोगी एंटरप्राइजेस ही है। इतने में बस आकर रुकती है और जिया बस में चढ़ने लगती है। तभी विनोद कहता है, जिया जाते जाते अपना नंबर तो देती जाओ। जिया बस की खिड़की से झुककर कहती है, नेक्स्ट टाइम विनोद। जिया की बात खत्म ही हुई थी कि विनोद बस चलने से पहले एक और बार एक ऊंची आवाज में जिया से कहता है, अच्छा ये तो बताओ उदय कैसा है? जिया ने विनोद की बात को नजरअंदाज किया और इतने में ही बस वहां से निकल पड़ी। पूरी बस पैसेंजर्स से भरी हुई थी, सिर्फ लास्ट की सीट खाली थी, इसलिए जिया चलकर वहां जाती है और सीट पर बैठ जाती है। बस में बैठते ही जिया के फोन पर लगातार मैसेज टोन बजने लगती है और आसपास के पैसेंजर भी उससे परेशान हो रहे थे। तभी जिया फोन निकालकर देखती है। अचानक जिया को व्हाट्सएप पर अगस्त के मैसेजेस का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगस्त उसे मैसेज क्यों कर रहा है। उस वक्त जिया उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने फोन को साइलेंट कर दिया। कुछ देर बाद जिया का फोन वाइब्रेट होने लगा। तभी जिया एक और बार अपनी जेब से फोन निकालकर देखती है कि ये अगस्त का कॉल था और वो तुरंत फोन उठाकर कहती है, हेलो। अगस्त ने जिया के फोन उठाने पर कोई जवाब नहीं दिया। जिया लगातार हेलो हेलो बोलती जा रही थी। फिर उसने फोन डिस्कनेक्ट करने का फैसला किया। इससे पहले कि वो फोन डिस्कनेक्ट करती, अगस्त जिया से पूछता है, क्या तुम घर चली गई? जिया अगस्त को अपनी माँ के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो अगस्त से कहती है, हाँ आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कबीर को कहकर छुट्टी ले ली। जिया की बात पूरी होने से पहले अगस्त उससे कहता है, क्या तुमने मेरे मैसेजेस देखे? जिया मन ही मन सोच रही थी कि उसने अगस्त का मैसेज नजरअंदाज किया था, पर ये बात उससे नहीं कह सकती थी, इसलिए कुछ देर सोचते हुए जिया कहती है, नहीं मैं बस में हूँ इसलिए मैंने फोन चेक नहीं किया। ये सुनकर अगस्त तुरंत जवाब देते हुए कहता है, ठीक है अब देख लो। इतना कहते ही अगस्त ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगस्त का फोन रखते ही जिया ने व्हाट्सएप खोला और अगस्त का मैसेज देखा। अगस्त ने जिया को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए कहा था। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को क्या हो गया है, वो जिया का दोस्त क्यों बनना चाहता है। ये बात उसके दोस्तों को पता चली तो वो उसे चिढ़ाने लगेंगे, लेकिन वो रस्तोगी एंटरप्राइजेस के मालिक को मना नहीं कर सकती थी और अब उसने व्हाट्सएप पर अगस्त का मैसेज देख भी लिया था, इसलिए वो ओके लिखकर अगस्त को सेंड करती है और फेसबुक पर जाकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इतने में बस नोएडा सिटी सेंटर पहुंच गई थी। जिया बस से उतरकर मेट्रो स्टेशन की तरफ चली गई। जाते जाते जिया यही सोच रही थी कि आज दिन भर उसके साथ जो कुछ भी हो सकता था सब हो गया। उसने एक गलत फैसला लिया, उसने खाना नहीं बनाया था जिस वजह से उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा और ऑफिस जाते ही वो अगस्त के साथ लिफ्ट में चली गई और जिया अब तक नहीं समझ पा रही थी कि आखिर अगस्त ने उसका हाथ क्यों पकड़ा था और वो क्यों जिया के करीब आने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे पता है कि उसकी एक्स वाइफ
अभी भी उस ऑफिस में काम करती है और वो जिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। और इस सब के बीच अचानक से जिया की माँ की तबीयत खराब हो गई। इतना ही नहीं, 6 साल के बाद भी उदय का धोखा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कभी न कभी कोई न कोई ऐसा इंसान टकरा ही जाता था जो जिया को 6 साल पीछे खींच लेता था। आज ही काम विनोद ने किया था। वो यही सोच रही थी कि पूरी दुनिया छोड़कर विनोद को इसी बस स्टॉप पर आना था। और जैसा कि विनोद ने उसे बताया था कि वो रस्तोगी एंटरप्राइजेस में जॉब ढूंढ रहा है, जिया भगवान से यही विनती कर रही थी कि विनोद की जॉब वहाँ ना लगे। अगर ऐसा हुआ तो वो कुरीद कुरीद कर पुरानी यादों को उसके सामने रखने की कोशिश करता रहेगा, जैसा कि उसने अपने कमरे की दीवार वाले ग्राफिटी के बारे में कहा था। इतने में मेट्रो नोएडा पहुंच चुकी थी। जिया ने मेट्रो से निकलते ही ऑटो लिया और वो सीधा हॉस्पिटल चली गई। रास्ते में उसने मौसी को फोन कर दिया था। मौसी हॉस्पिटल के बाहर जिया का इंतजार कर रही थी। जैसे ही जिया ऑटो से उतरी, उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और वो दौड़कर मौसी के पास चली गई। तभी मौसी जिया को अंदर ले जाते हुए कहती है, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ की कंडीशन बहुत खराब है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि मैंने पैसे जमा कर दिए, पैसे की कोई परेशानी नहीं है, बस ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो जाए और वो ठीक हो जाए, मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ। जिया मौसी से कहती है, क्या वो माँ को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जा चुकी है? मौसी जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ उनको गए तो 15 मिनट से ज्यादा हो गया। हालांकि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे ले जाने की जिद की। मैं नहीं चाहती थी कि तबीयत और बिगड़े और मामला हमारे हाथ से निकल जाए। जिया अपनी माँ को ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले देखना चाहती थी, क्योंकि ये कह पाना मुश्किल था कि ऑपरेशन थिएटर में क्या होगा और क्या नहीं। फिर भी उसने मौसी के फैसले का आदर करने में ही भलाई समझी। दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। तभी मौसी जिया से पूछती है, बेटा तूने कुछ खाना खाया? अगर तुझे भूख लग रही है तो बता, मैं कैंटीन से कुछ लेकर आती हूँ। ये कहते हुए मौसी अपनी बेंच से उठने लगती है। तभी जिया मौसी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मौसी आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, आप बैठो। माँ एक बार ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाए तो हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। इतने में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है। जिया और मौसी दौड़कर उसके पास जाते हैं। डॉक्टर उन दोनों का चेहरा देखकर समझ गया था कि वो दोनों खुशखबरी सुनने के लिए बेताब है। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अभी 5 दिन और पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद घर पर भी पूरी सेफ्टी बरतनी होगी। जिया मौसी को गले लगाते हुए डॉक्टर से कहती है, जी डॉक्टर हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। मोहिनी को ऑपरेशन थिएटर से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। 1 घंटे बाद जब मोहिनी ने अपनी आंखें खोली तब जिया और मौसी वहां मौजूद थे। जिया मोहिनी को इस हालत में देखकर अपने एहसास पर काबू नहीं कर पाई और फूट-फूट कर रोने लगी। तभी मौसी जिया से कहती है, इस हालत में अपनी माँ के सामने कमजोर पड़ेगी तो वो भी हिम्मत हार जाएगी। जिया अपने आंसू पोंछकर माँ की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। अब मोहिनी को पूरी तरह से होश आ गया था, इसलिए जिया और उसकी मौसी मोहिनी के पास बैठते हुए उसके सर को सहलाने लगते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जा। जिया कुछ देर तक मोहिनी से बात कर रही थी। उसके बाद मोहिनी जिया से पूछती है, बेटा आज तुम्हें डेट पर जाना था, क्या तुम गई? जिया ये देखकर हैरान हो गई थी। उसकी माँ को इस हालत में भी उसका डेट पर जाना याद था। तभी जिया मोहिनी से कहती है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, तो मैं डेट पर कैसे जाती? मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और सीधा हॉस्पिटल आ गई। मोहिनी पूछती है, कितने दिन की छुट्टी ली है? जिया कहती है, मुझे ऑफिस ज्वाइन किए सिर्फ 3 दिन हुए, इसलिए मुझे सिर्फ हाफ डे ही मिल पाया। अगर आपकी तबीयत ठीक हो गई हो तो मैं आज रात में वापस लौट जाऊंगी। तभी मोहिनी जिया से कहती है, बेटा मैं एकदम ठीक फील कर रही हूँ, इसलिए तुम देर मत करो और चली जाओ। हम तुम्हारी अगली छुट्टी पर मिल सकते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। जिया कुछ देर अपनी माँ से बातचीत करने के बाद वापस लौट गई। कमरे में आते ही वो थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए फ्रेश होते ही बिस्तर पर लेट गई। हालांकि आज सुबह से ही
जिया ने उस वेज रोल के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी उसे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुछ देर बाद जिया के कानों में फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। नींद में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे परेशान कर रहा है, पर जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी, लेकिन उसके फोन में किसी की एक भी मिस्ड कॉल नहीं थी। जब जिया ने उठकर देखा तब आभा किचन में खड़ी फोन पर गुस्से में जोर जोर से अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रही थी। आभा ने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था। तभी आभा अपनी माँ से कहती है, मैं आपको कैसे समझाऊं? आपकी जरूरतें पूरा करते करते मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है? 2 दिन पहले ही आप घर आई थी, आपने जो कुछ भी मुझसे मांगा मैंने वो सब दिया। अब आपको और क्या चाहिए? तभी आभा की माँ आभा से कहती है, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम पर इतना खर्चा किया और बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बदले तुम अब क्या कर रही हो? आभा कहती है, मैंने अपनी पूरी सैलरी आपके हाथ में रख दी, मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची है। अभी अगली सैलरी आने में 10 दिन और बाकी है, आपको क्या लगता है यहाँ पैसे बरस रहे हैं? आभा की माँ कहती है, मैंने ये कब कहा कि तुम पैसे के ढेर पर बैठी हो, पर तुम मुझे ऐसे रौब दिखा रही हो जैसे तुमने मुझ पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हो। इस महीने सिर्फ 30,000 रुपए तुमने मुझे दिए हैं और इतने में ही तुम मुझे खरी खोटी सुना रही हो। आभा कहती है, माँ वो 30,000 ही मेरे महीने की सैलरी है जो मैंने आपको महीना शुरू होने पर ही दे दी थी। आपने कभी सोचा उसके बाद में अपना खर्चा कैसे चलाती हूँ? आभा की माँ कहती है, ये सब रोना धोना ना मेरे सामने मत करो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कॉलेज मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई मत करो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे ट्यूशन तक के भी पैसे भरे हैं, और कैसे भरे हैं तब तो तुम नहीं पूछती थी। अब मुझे नहीं जानना है कि तुम हमारे घर की जरूरतें कहाँ से पूरी करोगे। अगर इतना पढ़ाने के बाद भी तुम सिर्फ महीने में 30 ही कमा रही हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम पर खर्चा करके ना मैंने अपने पैसे ही बर्बाद किए। अब जब तुम्हें हमारी जरूरतों को पूरा करना है तब तुम ऐसे पीठ दिखा रही हो। ये सब बोलकर या कहकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं तुमसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रही हूँ। तुम जो कमाती हो उसमें से कुछ पैसे मुझे चाहिए। बड़ी उम्मीदों से मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर खर्चा किया था कि एक दिन तुम मेरे सारे शौक पूरे करोगी। इस तरह बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुकरना अच्छी बात नहीं है आभा। अपनी माँ की बात सुनकर आभा को गुस्सा आ रहा था। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ये जो सब आप मुझे सुना रही हो ना, ये आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते और पालते हैं, आपने कोई अनोखा काम नहीं किया है। मैंने कभी आपसे आपके फ्रीलांसिंग वर्क के बारे में नहीं पूछा, इसलिए आपको भी मेरी कमाई के बारे में ना जानने का कोई हक नहीं है। इतना कहते ही आभा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे पता था कि आभा को अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जिया उसकी और उसकी माँ के बीच में चल रही बातों को सुन रही थी। जिया मन ही मन सोचती है, क्या इस वक्त उठकर आभा से इस बारे में बात करना ठीक रहेगा या फिर उसे आभा का इंतजार करना चाहिए? जिया ये सब सोच ही रही थी कि आभा जोर जोर से रोने लगी। जिया और आभा एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते थे। हालांकि उन दोनों को एक दूसरे के परिवार की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी आभा की माँ आभा के लिए कभी भी टिफिन बनाकर नहीं भेजती थी। जिया इस बात से अंदाजा लगा सकती थी कि आभा को अपने परिवार से कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है। जिया अपने बदन पर से कंबल हटाते हुए बिस्तर से उठती है और किचन में जाकर आभा को गले लगा लेती है। उस वक्त आभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने भी जिया को कस के पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जिया को पता था कि कोई भी इंसान अपना हर दुख अपने दोस्तों के साथ बांट सकता है, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो हर कोई अपने गम को अपने अंदर ही समेटने की कोशिश करता है। लेकिन इस वक्त आभा के लिए इसे और सह पाना मुश्किल था। भले ही जिया जानती थी कि आभा के लिए जिया के सामने अपने परिवार के बारे में बताना शर्मिंदगी भरा हो सकता है, लेकिन किसी बात को अपने दिल में दबा कर रखना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर दोनों के बीच में इतने सालों की दोस्ती थी। भले ही आज तक उन दोनों ने आपस में इस तरह की बातें न की हो, लेकिन अब वो एक घर में रह रहे थे, इसलिए खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। जैसे ही आभा ने अपनी आंखें खोली, तभी जिया ने पास में रखे टिश्यू बॉक्स से कुछ टिश्यू निकालकर आभा की तरफ बढ़ा दिए।
आभा आंसू पोंछते हुए सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। जिया किचन में जाकर एक गिलास में पानी भर लेती है और आभा के हाथ में पानी पकड़ाते हुए कहती है, लो आभा, पानी पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। आभा एक सांस में पूरा गिलास पानी पी गई। तभी जिया आभा से पूछती है, क्या तुम्हें और पानी चाहिए? आभा ना में सर हिलाती है। फिर कुछ देर कमरे में खामोशी थी। दोनों चुपचाप अपनी जगह पर थे। तभी आभा अपना सर ऊपर उठाते हुए जिया से पूछती है, जिया, क्या तुमने सारी बातें सुन ली? जिया अपनी पलकें झुकाते हुए हाँ में सर हिलाती है और फिर आभा के सामने वो अपने घुटनों पर बैठ गई। तभी आभा खुद को रोक नहीं पाई और एक बार फिर से जिया को गले लगाकर रोने लगी। आभा अपने आंसू पोंछकर जिया से कहती है, जिया, कॉलेज पास होने के बाद मैं एक दिन भी घर पर नहीं बैठी हूँ। मैंने कई जगह नौकरियां ढूंढी, कम से कम 150 इंटरव्यूज दिए। तुम यकीन नहीं मानोगी, मैं आधी से ज्यादा दिल्ली जून की गर्मी में पैदल घूमी हूँ ताकि मैं 5 रुपए बचा सकूं। और जब से मैंने काम करना शुरू किया, अपने पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ या जो भी खर्चा करती हूँ, वो सब मेरी साइड इनकम से आता है। सैलरी का तो सारा पैसा घर वाले ही ले लेते हैं। तभी जिया आभा को समझाते हुए कहती है, आभा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें इस तरह से अपने घर वालों से बात नहीं करनी चाहिए और उन्हें भी तुम पर इतना ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। तभी आभा जिया से कहती है, जिया, मैंने कई बार माँ को समझाने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था और उन्हें वो कर्जा भरना भी है। साथ ही उन्होंने मेरे छोटे भाई के लिए एक घर खरीदा है, जिसमें वो और उसकी होने वाली बीवी अपना जीवन गुजारेंगे और उस घर का लोन भी मुझे ही भरना है। जब मैं उनकी परेशानियों को समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो उन्हें भी तो मेरी बात समझनी चाहिए। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैंने उनकी हर एक बात का आदर किया है। क्या वो मेरी मेहनत का आदर नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया। मैं हर महीने अपनी पूरी सैलरी माँ को दे देती हूँ। उसके बदले में मैं उनसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार से बात करें, मुझे भी इंसान समझे। चाहे मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे पढ़ाया है, आज तक पाला है, प्यार भी किया है। जिया जान गई थी कि अगर आभा अपने माँ बाप की बार बार पैसे मांगने की आदत पर रोक नहीं लगाएगी, तो वो लोग कभी नहीं रुकेंगे। इसलिए वो आभा को समझाने के लिए कहती है, हालांकि आभा, मुझे इस बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, भले ही तुम्हें इस तरह से अपने माँ बाप से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी पंख फैलाने की उम्र है, जिसमें तुम अपने बारे में सोच सकती हो, अपने लिए कुछ नया खरीद सकती हो। अगर इस वक्त तुमने अपना सारा पैसा अपने माँ बाप पर लुटा दिया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? जब तुम्हारे माँ बाप ने वो घर तुम्हारे भाई के लिए बनाया है, तो उसे भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम क्यों उसके लिए इतना पैसा खर्च करोगी? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो क्या वो फिर भी तुम पर डिपेंडेंट रहेंगे? नहीं ना? तो अब क्यों? मुझे लगता है तुम्हें उनसे साफ शब्दों में बात कर लेनी चाहिए। आभा 6 सालों से लगातार अपनी माँ को पैसे दे रही थी। उसके बदले में उसके घर वालों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आभा के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे और वो अपने सपने कैसे पूरा करती होगी। आभा से सकते हुए जिया से कहती है, जिया, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वो... इतना कहते ही उसका गला चोक हो गया और आंसुओं की धार उसके गालों से बहने लगी। फिर वो एक भी शब्द नहीं कह पाई। उसने अपना सर जिया के कंधे पर रख दिया। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ आभा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। जिया आभा को उठाकर बिस्तर पर ले जाती है और फिर खुद किचन में जाकर 2 कप गर्म पानी करते हुए उसमें ग्रीन टी का पैकेट डालकर आभा के लिए लेकर आती है और ग्रीन टी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आभा, शांत हो जाओ और ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ देर बाद आभा जिया से कहती है, जिया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे कुछ दिन बाद लौटा सकती हूँ? मेरे कहने का मतलब है अगले महीने तक। जिया ने नई नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन उसके पास जरूरत के पैसे रखे हुए थे। इसलिए उसने आभा से कहा, आभा, अभी तुम शांत हो जाओ, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तभी आभा जिया से पूछती है, मैं तो पूछना ही भूल गई, आंटी की तबीयत कैसी है?
जिया कहती है आज ही उनका ऑपरेशन हुआ, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी। दोनों चुपचाप बैठे ग्रीन टी पी रहे थे। आभा फिर से कहती है जिया अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? जिया आभा से कहती है बताओ क्या बात है? आभा कहती है कुछ दिन पहले मेरे पास उदय का फोन आया था, अगर वो तुमसे माफी मांगे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? आभा की बात सुनते ही जिया हैरान हो गई। आगे की कहानी